हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आज हम जो पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है, तो आज हमारा उसमें टॉपिक है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम तो वैसे भी एग्जाम में भी कम बचा हुआ है। तो क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर भारत के प्रधानमंत्री, या नीति आयोग के सीईओ। तो कौन करता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये की जाती है। किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तथा निष्कासन किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि इन्हें हटाया किसके द्वारा जाता है? तो हटाया भी राष्ट्रपति के ही द्वारा जाता है, यानी कि नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और हटाएगा भी राष्ट्रपति ही। और संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उनके सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन और संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्यों से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? तो वो भाग है 14 में। भाग 14 में आते हैं। अनुच्छेद 315 से 323 के तहत ये आते हैं। 315 से 323 के तहत और भाग 14 में ये आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवा कौन सी नहीं है? तो भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, और भारतीय विदेश सेवा, और भारतीय पुलिस सेवा। तो भारतीय जो विदेश सेवा है वो एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है, ये अखिल भारतीय सेवा में नहीं आती है। जबकि वन सेवा, प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा ये तीनों ही किस में आती है? ये तीनों ही अखिल भारतीय सेवा में आती है, यानी कि आईपीएस और आईएएस और आईएफएस। जबकि भारतीय विदेश सेवा इसमें नहीं आती है। भारतीय विदेश सेवा ग्रुप ए और ग्रुप बी के तहत प्रशासनिक, राजनयिक, सिविल सेवा है। क्या है? प्रशासनिक, राजनयिक, सिविल सेवा है, और यह अखिल भारतीय सेवा नहीं है। क्या नहीं है? तो यह अखिल भारतीय सेवा नहीं है। आईएफएस भारत सरकार की कार्यकारी शाखा की केंद्रीय सिविल सेवाओं में से एक है। सरकार की कार्यकारी शाखा की केंद्रीय सिविल सेवाओं में से एक है। आईएफएस सरकार की विदेश नीतियों और विदेशों में भारतीय मशीनों प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। अखिल भारतीय सेवाओं में भारत की 3 प्रतिष्ठित नागरिक सेवाएं, क्या है? 3 प्रतिष्ठित नागरिक सेवाएं हैं, और वे क्या हैं? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, और भारतीय वन सेवा आईएफएस। अखिल भारतीय सेवाओं की सामान्य असाधारण विशेषता है कि इन सिविल सेवाओं के लिए चयनित उम्मीदवारों को केंद्र या फिर केंद्र सरकार द्वारा भर्ती किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र या फिर केंद्र सरकार द्वारा भर्ती किया जाता है। और इन अखिल भारतीय सेवाओं की शक्तियों का उद्देश्य और जिम्मेदारियों का वर्णन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में किया गया है। किसमें? तो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में ये किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा है? तो कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा जो है वो है? तो भारतीय विदेश सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय वन सेवा, या फिर भारतीय राजस्व सेवा। तो कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा है? तो भारतीय वन सेवा आईएफएस क्या है? ये एक अखिल भारतीय सेवा है। अखिल भारतीय सेवाएं भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई 3 सेवाओं का संयुक्त नाम है, जिनमें कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्चों को डैश से पूरा किया जाता है। डैश किससे पूरा किया जाता है? तो भारत के समेकित कोष से, भारत की आकस्मिकता निधि से, या फिर भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि से, या भारत के लोक लेखा से। तो ये भारत की समेकित निधि, जो कि भारत की समेकित निधि से किया जाता है। किससे? तो भारत की समेकित निधि से किया जाता है, जो कि 266 में है। समेकित निधि आर्टिकल 266 में है। तो भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना क्या है? संघ लोक सेवा आयोग की संरचना और उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, और यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। और आयोग के सदस्यों या फिर कर्मचारियों के वेतन, भत्ते
और पेंशन सहित पूरे खर्चों को भारत की संचित निधि से, किससे, तो भारत की संचित निधि से पूरा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर, किसके अनुरोध पर राज्य की सभी या फिर किसी भी जरूरत को पूरा करता है। तो संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर, तो राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, या राज्य के मुख्य सचिव, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यों की किसी भी राज्य या फिर किसी भी जरूरत को पूरा करता है तो राज्य के राज्यपाल की अनुरोध पर, किसके, तो राज्यपाल के, किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर। संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहमत हो सकता है। यानी कि राज्यपाल के अनुरोध पर और राष्ट्रपति के अनुमोदन से, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन किया गया हो तो राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहमत हो सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोगों का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 312 में क्या है, तो 312 संसद, संघ और राज्यों के लिए एक या फिर एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं, एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि एक अखिल भारतीय न्यायालय सेवा सहित बनाने की हकदार है 312। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन और संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के भाग किसमें है, तो भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत प्रदान किए गए। और इनके सदस्यों और अध्यक्षों की जो नियुक्ति है तथा निष्कासन है वो राष्ट्रपति, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक अधिकारियों को कुछ सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट दी गई है, किससे, तो सार्वजनिक अधिकारियों को कुछ सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट दी गई है। बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जानकारी, एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी, व्यापार रहस्य जैसे कि ट्रेड सीक्रेट, और भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना। तो किसके तहत छूट दी गई है, तो इसमें ये सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी तीनों ही, तो बी ऑप्शन में है। सार्वजनिक अधिकारियों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है, जैसे कि बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जानकारी, एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी, व्यापार रहस्य यानी कि ट्रेड सीक्रेट, तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की जो स्थापना है वो किस वर्ष में की गई थी, 2000 में, 2014 में और 1997 में या फिर 2009 में। तो भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की जो स्थापना है वो किस वर्ष में की गई थी, तो 2009 में की गई थी। भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 2009 में। और किसके तहत की गई थी स्थापना, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत 2009 में की गई थी। किसके तहत, तो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत 2009 में की गई थी। और इसकी दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच के अलावा AFT की चंडीगढ़, लखनऊ और कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, कोची, मुंबई, जबलपुर, श्रीनगर और जयपुर में क्षेत्रीय बेंच हैं। क्या है, क्षेत्रीय बेंच है। और चंडीगढ़ और लखनऊ क्षेत्रीय बेंचों में से 3 बेंच हैं। चंडीगढ़ और लखनऊ क्षेत्रीय बेंचों में से 3 बेंच हैं और अन्य सभी में एक ही बेंच है। और प्रत्येक बेंच में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होता है। तो इसकी जो क्षेत्रीय बेंचें हैं तो उनमें प्रत्येक बेंच में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुलाभ की परिभाषा, एक डैश परिभाषा है। तो अनुलाभ यानी कि परिलब्धि की जो परिभाषा है वो एक डैश कैसी परिभाषा है, तो कैसी परिभाषा है, वर्णात्मक परिभाषा है, समावेशी, गणना सूचक या फिर सीमित। तो कैसी परिभाषा है, तो ये एक समावेशी परिभाषा है। अनुलाभ की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है। यानी कि एक वेतनभोगी कर्मचारी को अपनी सेवा के दौरान अपने नियोक्ता से नकदी के अतिरिक्त जो वस्तु या सेवा प्राप्त होती है वह अनुलाभ कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुलाभ कहलाती है। जैसे आवास, कार, यातायात। यानी कि आपको
सैलरी मिल रही है और उससे अलग आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं, आपको रहने के लिए आवास मिल रहा है, कार की सुविधा मिल रही है, यातायात के लिए सुविधा मिल रही है, तो वो अनुलाभ की परिभाषा, तो एक समावासी कैसी समावेशी परिभाषा है, तो वो अनुलाभ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान जो है वो शामिल है? तो भाग 2 में, भाग 14 और भाग 18 या फिर भाग 7 में। तो किस भाग में जो है लोक सेवा से संबंधित प्रावधान है, तो ये किस में है? तो ये आते हैं भाग 14 में, अनुच्छेद 315 से 323। तो भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान जो है वो किए गए हैं। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। क्या है? यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और केंद्र में यूपीएससी के समानांतर राज्य में क्या होता है? राज्य लोक सेवा आयोग होता है, यानी कि पीएससी होता है। जैसे यूपी पीएससी है, यूपी पीएससी है, जैसे यूपीएससी है केंद्र में, तो वैसे ही पीएससी होता है राज्य लोक सेवा आयोग। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं वो अन्य सदस्यों के, यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति, किसके? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष की अवधि के लिए जो भी पहले हो पद पर रहता है। यानी कि अगर आपकी एज 65 से ऊपर होगी तो आप रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, या फिर आप 6 साल तक आपने उस पद पर कार्य कर लिया है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। उन्हें हटा, केवल नियुक्ति तो कर देगा राज्यपाल, लेकिन उन्हें हटा कौन सकता है? केवल राष्ट्रपति। राज्यपाल उन्हें हटा नहीं सकता है। तो राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर हटा सकता है जिस आधार पर यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है। इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष की अवधि अथवा 62 वर्ष, यानी कि यूपीएससी जो केंद्र संघ लोक सेवा आयोग है उसका जो सदस्यों का कार्यकाल है वो है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग का जो कार्यकाल है सदस्यों का या फिर अध्यक्ष का, तो वो 6 वर्ष और 62 वर्ष होगा। 65 की जगह पे 62 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं जो पहले हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम है? तो भू राजस्व प्रणाली में जो सही पदानुक्रम है तो वो कौन सा है? गांव, तालुका, कलेक्टोरेट या फिर राजस्व प्रभाग, तो कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सबसे पहले गांव, फिर हो जाएगा ये, और फिर राजस्व प्रभाग आएगा, फिर आएगा राजस्व प्रभाग और चौथे नंबर पर आएगा कलेक्ट्रेट। तो ए बी डी सी, तो ए बी डी सी ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम, यानी कि सबसे पहले गांव, गांव के बाद तालुका, फिर राजस्व प्रभाग और फिर कलेक्ट्रेट है। और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भूमि राज्य सूची का विषय है। भूमि किसका? तो भूमि जो है वो राज्य सूची का विषय है और इसमें सूचीबद्ध मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए राज्य को विशेष शक्ति प्राप्त है, विशेष शक्ति जो है वो प्रदान की। लेकिन सभी राज्यों की सहमति से पूरे भारत में एक समान भू राजस्व प्रणाली के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। इनकी सभी राज्यों की अनुमति से एक समान भू राजस्व प्रणाली के लिए कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है, अगर सभी राज्य सहमति दें। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो जो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम है वो किस वर्ष में क्या किया गया था? अधिनियमित किया गया था। तो 1981 में, 1951 या फिर 1961 या 1971। तो ये 1951 में किया गया था अखिल भारतीय सेवा अधिनियम। संघ और राज्यों की सामान्य अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती को और उनमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए क्या अखिल भारतीय सेवा अधिनियम को वर्ष 1951 में अधिनियमित किया गया। कब? तो वर्ष 1951 में। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका मतलब है कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी इसके चांस हैं। तो अगला क्वेश्चन है,
संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में से कौन सा क्या है, सही है, सही पूछा है। अनुच्छेद 311 में अखिल भारतीय सेवाएं शाखाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है, तो ये बात तो गलत हो गई क्योंकि 311 नहीं 312 है। संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्यवाही से बचाता है, तो ये बात भी गलत हो गई क्योंकि 312 तो अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना से संबंधित, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, दोनों ही बातें गलत हो गई, तो न एक सही है न दो सही है। अनुच्छेद 311 में संघ या फिर राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्ति का पदच्युत किया जा सकता है, पद से यानी कि उसे हटाया जा सकता है या फिर पंक्ति में अनवरत किया जाना, ये बात 311 में कही गई है। जबकि 312 में जो है वो अखिल भारतीय सेवाएं हैं और 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन भी किया गया है। सॉरी 312 में संशोधन किया गया, 42 में संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में क्या है, लोक सेवकों के संबंध में जो है सच है। तो अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए क्या देता है, संसद को अधिकार देता है। या फिर अनुच्छेद 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्ति करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा। तो क्या है, दोनों ही बातें सही हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तो दोनों ही पी और क्यू दोनों ही सही हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में कहा गया है, क्या कहा गया कि 309 में कहा गया है कि संसद और राज्य विधानमंडल संघ या फिर किसी राज्य के क्रियाकलाप से संबंधित लोक सेवकों और पदों के लिए भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। क्या बना सकता है, विनियमित करने के लिए नियम बना सकता है। और यह विधान संविधान के उपबंधों के अधीन होगा। ये विधान क्या होगा, संविधान के उपबंधों के अधीन होगा। और 311 के अंतर्गत सरकारी सेवाओं को कुछ रक्षोपाय और संरक्षण प्रदान किया गया है। क्या किया गया है, तो कुछ रक्षोपाय और संरक्षण प्रदान किया गया है और स्मरणीय रहे कि वे केवल निम्नलिखित को उपलब्ध हैं, यानी कि संघ या राज्य की सिविल सेवा के सदस्य, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य और वे व्यक्ति जो संघ या फिर राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करते हैं। और ये जो अधिकार है ये सशस्त्र बलों के सदस्यों को उपलब्ध नहीं है, यानी कि अधिकार सशस्त्र बलों को उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं को भर्ती नहीं करता। तो संघ लोक सेवा आयोग जो है वो केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं को भर्ती नहीं करता। तो कौन सी ऐसी विधि है, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति, सीधी भर्ती या फिर मंत्रीय सिफारिशें। तो ये तो सीधा सभी को पता है कि मंत्रीय सिफारिशें, ये भर्तियों में तो चलती नहीं है, तो मंत्रीय सिफारिशें इसका आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता और शक्तियों तथा कार्य का वर्णन करता है। और संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्या हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं वो क्या हैं, तो देख लेते हैं। सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर, और सिविल सेवाओं और पदों की नियुक्ति करने में तथा प्रोन्नति व सब एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले संबंध में। और अगला है, यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं तथा संयुक्त भर्ती मामलों का निर्वाह करता है और वह मंत्रिमंडल की सिफारिशें मानने के लिए क्या करने के लिए, मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि जो मंत्रिमंडल ने सिफारिशें की हैं उन्हें मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो माने या ना माने। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक मंत्रालय या फिर सरकारी संगठन का मुख्य सतर्कता अधिकारी अधिनियमितताओं की निगरानी करता है और उन्हें डैश को सृजित करता है। उन्हें डैश को क्या करता है, सृजित करता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर सर्वोच्च न्यायालय तो अनियमितताओं की निगरानी करता है और उन्हें डैश को सूचित करता है। तो किसे,
केंद्रीय सतर्कता आयोग को। तो प्रत्येक मंत्रालय या फिर सरकारी संगठन का मुख्य जो है वो सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं की निगरानी करता है। मंत्रालय या सरकारी संगठन का जो मुख्य होता है वो सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं की निगरानी करता है और उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की निगरानी करता है, आयोग को सूचित करता है तथा केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या फिर इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम इंपॉर्टेंट, याद रखना, कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम कब आया। तो 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो या फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। किसे? तो राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति जो है वो इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशें पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय नियुक्त करती है। किसे नियुक्त करती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल, कैबिनेट सचिव या फिर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त समिति के अध्यक्ष होते हैं जिसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निर्देशालय जो है वो नियुक्त करती है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त उस समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करती है और यह आयोग किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त होता है, यानी कि इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। यह केंद्रीय सरकार संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने तथा सुधार करने में सलाह देता है। वर्तमान में मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त CIC की नियुक्ति समिति का एक हिस्सा होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के राष्ट्रपति। तो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता, तो ये दोनों जो है इसके सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन P और Q, तो P और Q B में हो जाएगा। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना उपायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य सूचना आयुक्त तथा उपायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। और निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। किसकी सिफारिश पर? तो करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन कुछ लोगों की सिफारिश पर करेगा। तो वो कौन होंगे जिनकी सिफारिश पर की जाएगी? प्रधानमंत्री, जो कि इस समिति का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री इस समिति का अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री और लोकसभा में कौन? विपक्ष का नेता। और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री। अब स्पष्ट है कि भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश की मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं होती। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? सही है, सही बताना है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का जो चयन है एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं तथा सरकार के समस्त कर्मचारी क्या हैं? लोक सेवक हैं। तो समस्त और ऐसे वर्ड ये याद रखना है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त भी अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसमें ये देखना है केवल, समस्त ऐसे अगर कुछ वर्ड आ गए ना तो उसके चांस होते हैं 90% की वो गलत होगा और यहाँ पे ये भी गलत है। तो इस चीज़ को आपको पेपर अटेम्प्ट करते वक्त याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। तो अखिल भारतीय सेवाएं उन्हें कहा जाता है जिनके अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किए जाते हैं तथा केंद्र के मूल नियंत्रण में रहते हैं। और अखिल भारतीय सेवाओं की विशेषता है कि इन सेवाओं के लिए भर्ती और प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात उन्हें विभिन्न राज्यों के कैडर सेवा के लिए भेज दिया जाता है। और वर्तमान में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFOS
तो ये केवल 3 सेवाएं हैं, 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार के अधीन हैं वो, लेकिन नियंत्रण में केंद्र सरकार के, लेकिन जब उनको कैडर दिए जाएंगे तो वो तो सेवा वो अपनी राज्यों में भी देंगे। तो अगला क्वेश्चन है, राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। तो ये जो नियुक्ति तो करता है राज्यपाल, लेकिन इन्हें राज्यपाल हटा नहीं सकता है। ये हटाए किसके द्वारा जाते हैं? तो हटाता कौन है? तो हटाता राष्ट्रपति ही है, हटाए राष्ट्रपति के द्वारा ही जाते हैं। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के। नियुक्ति तो कर देगा राज्यपाल, लेकिन हटा नहीं सकता है। अनुच्छेद 316 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की जो नियुक्ति है वह, यदि वह संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा, और यदि वह राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। किंतु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाएगा, राज्यपाल हटा नहीं सकता है। इसके अलावा राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की तथा राज्य के महाधिवक्ता और राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल सलाह किससे लेता है? तो वह मुख्यमंत्री से सलाह लेगा, और नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल ही करता है। अगला क्वेश्चन है डैश, एक कार्मिक मामलों में से भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। तो भारत की समन्वयकारी एजेंसी इनमें से कौन सी है? भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो समन्वयकारी एक कार्मिक मामलों में, तो कार्मिक मामलों में पूछिए तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय हो जाएगा। तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक पेंशन मंत्रालय कार्मिक मामलों में केंद्र सरकार की एक क्या है? समन्वयकारी एजेंसी है, जो विशेष रूप से भर्ती, प्रशिक्षण, कैरियर विकास, स्टाफ कल्याण और सेवानिवृत्ति के बाद पदों से संबंधित मुद्दों पर कार्य करता है। और यह मंत्रालय उत्तरदायी लोक उन्मुख आधुनिक प्रशासन की प्रक्रिया तथा व्यापार नियमों का आवंटन मंत्रालय के लिए आवंटित कार्य को परिभाषित करता है। क्या करता है? परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कार्यकलाप कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? तो कौन सा? भर्ती, प्रशिक्षण, सेवानिवृत्ति और उपरांत विवरण। सेवानिवृत्ति के उपरांत विवरण तो कौन सा? तो अभी हमने ऊपर भी देखा है एक्सप्रेशन में, तो भर्ती वाला भी है, ये भी हो जाएगा, प्रशिक्षण भी है और सेवा उपरांत वितरण भी है सेवानिवृत्ति के उपरांत। तो क्या हो जाएगा? पी, क्यू और आर सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय पुलिस सेवा का गठन किया गया है? तो भारतीय पुलिस सेवा का जो गठन है वो किसके तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 312 और 212। तो ये 312 के तहत किया गया है, क्योंकि यह एक अखिल भारतीय सेवा है और अखिल भारतीय सेवाओं का जो गठन है वो 312 में है, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा का सृजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है। तो सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायाधीश या फिर जिला अधिकारी या जिला विकास अधिकारी। तो कौन होता है? तो जिला अधिकारी। जिला अधिकारी जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है और जिला अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा से चुने जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ और कल की क्लास में हम करेंगे स्थानीय स्वशासन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से यूपी की सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन आने के 100% चांस होते हैं। और अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कोई कमेंट हो तो कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए।